हेलो बच्चों, सैंगविन कोचिंग क्लासेस के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस वजह से इसको एक या उससे अधिक पार्ट में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम अभी से क्लास 10th की तैयारी शुरू कर देंगे। जो बच्चे इस बार अभी क्लास 9th में या 10th में जाएंगे, तो अभी तो बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो यहाँ पे हमारे कक्षा 10 के बच्चे भी इसको रिवाइज कर लेंगे आसानी से, और नए बच्चे भी अपनी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। तो हम देरी बिना किए अपने इस टॉपिक को पढ़ाएं। देखिए कि पोषण होता क्या है। पोषण एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको एनर्जी देता है। यानी कोई भी अगर जीवधारी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी अगर चाहिए होगा, किसी चीज़ को काम करना है, काम करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? पोषण से होगी ना। इतना क्लियर है कि पोषण जो है समस्त जीवधारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। देखो, पोषण में पहली पॉइंट अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन मीन्स डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन के बारे में अगर हमको ये समझना है कि डाइजेशन क्या होता है, तो हम पहले तो जान लें कि पोषण जो है इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल एंड यूटिलाइज देम कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी फूड मटेरियल को इनटेक करना, यानी भोजन को अंदर ले जाने से लेकर ऊर्जा उत्पन्न करने तक का पूरा प्रक्रम जो होता है वो पोषण होता है। यानी जो भी खाना खाएं हम, खाना हमारे शरीर के अंदर गया तो हमारे शरीर में जो उनके पाचन तंत्र हैं, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे, और उसके बाद जो भोजन है वो किसी तरीके से यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइज होने के बाद वो हमको एनर्जी देने का कार्य करेगा। इस तरीके से जो होता है, ये हम डिफिनीशन के तौर पे इसको कह सकते हैं कि पोषण क्या है? इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल एंड यूटिलाइज देम, यानी भोजन को अंतर्ग्रहण करना, और अंतर्ग्रहण करने के बाद उससे ऊर्जा उत्पादन करना जो है पोषण है। क्लियर ना। अब देखो, मतलब भोजन को अंदर ले जाएंगे, भोजन को अंदर ले जाने के बाद हम उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऊर्जा उत्पादन हो गई तो इस प्रक्रम को पोषण कह दिए। तो यहाँ पे बात आती है पाचन। तो पाचन क्या है? पाचन को हम सरल ढंग से समझते हैं कि जब भी हम किसी भी फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले जाएंगे, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स हैं। जो एंजाइम्स क्या करते हैं कि हार्ड कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल को सॉफ्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे बॉडी के जो विशिष्ट ऑर्गन्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लड वेसल से मिलके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। तो पाचन के प्रोसेस में इतना सा होता है। अब आ जाएं कि पोषण प्रकार के कितने होते हैं। तो हमको ये पता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है परपोषी पोषण। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हमको इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि हम पहले से बहुत छोटे थे, तभी से स्वपोषी और परपोषी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है ना। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है कि मतलब हमारे यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जस्ट लाइक प्लांट हो गया, कई तरीके के बैक्टीरियाज हैं, ये सब अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी खुद से बना ली। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव बोलेंगे।
यानी स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करता है, यानी किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पोषण को हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण। यहाँ तक तो क्लियर है कि स्वपोषी पोषण में क्या करेगा, जीवधारी अपना भोजन खुद बना लेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर परपोषी पोषण की, तो इसमें जो भी जीवधारी होगा ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, स्वपोषी के ऊपर डिपेंड होगा ना। कुछ इसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में समझ लें कि स्वपोषी पोषण में क्या क्या आते हैं। तो हम सीधी सीधी बात बताएं आपको ये कि स्वपोषी पोषण दो तरीके का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होता है, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता हो उसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो केमिकल के मदद से या केमिकल कंपोनेंट के मदद से अपना भोजन बनाएंगे। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक करने वाले कौन से जीव हैं, तो हमको पता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला एक अकेला ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे ना, प्लांट, या फिर हम एल्गी में भी कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन करता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक का एकदम बढ़िया सा एग्जांपल है हमारा प्लांट। तो प्लांट क्या है, ये फोटोसिंथेसिस यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से अपना भोजन बना लेता है। एक क्लियर हो गया। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं वो भी अपना भोजन क्या करते हैं, खुद की ही मदद से बनाते हैं। तो खुद की मदद से जब बनाएंगे तो अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग करके बना लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर मतलब गंधक न, गंधक जीवाणु ना। इसमें कौन कौन से आएंगे, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु। तो ये जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी रसायन संश्लेषी हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाए, और कीमो ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, रसायन संश्लेषी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बना ले, उसको हम बोलेंगे क्या, कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ना, तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ना, तो जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में देखो पौधे भोजन बनाते कैसे हैं। तो हमको पता है कि पौधों को रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की भोजन बनाने के लिए। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। कहीं कहीं यहाँ पे 12 मिल जाएगा आपको कि 12 मॉलिक्यूल है। उसके बाद किसके प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये भी हमको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, पत्तियों में होनी चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरित ना, क्लोरोफिल
अब ये भोजन बना के क्या क्या बनाएंगे भाई, ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और क्या बना लेंगे, साथ साथ ऑक्सीजन गैस बना लेंगे, और इस ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। जब ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होने के बाद उस ऑक्सीजन को हम लोग अपने यूज के लिए ले लेते हैं। हमको पता ही है कि हमको सांस लेने के लिए यानी रिस्पायरेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वो क्या कर रहा है कि एक गैस ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड न, और ऑक्सीजन को उसके बदले में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि ये वायुमंडल को शुद्ध साफ सुथरा करने में भी मदद करते हैं पौधे। इसलिए कहा जाता है कि पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इससे कई तरीके के हानियाँ हैं, ये सब भी चीज़ें पढ़ेंगे बाद में। तो एक क्लियर होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब बात आती है पौधों को भोजन बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधी सीधी बात है, सामने लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और क्या है, मान लो जल तो कॉमन है, जल सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्या होते हैं, मिनरल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कई प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। तो आई होप इतना समझे होंगे। आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। हाँ, तो इतना हमको समझ में आ गया ना। ये प्रकाश संश्लेषी पोषण है, पौधों के बारे में बात हुई। और रसायन संश्लेषी पोषण में मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे, उनको हम रसायन संश्लेषी बोलेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के रूप में बताएं क्या, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि गंधक जीवाणु ना, गंधक जीवाणु कैसे होंगे, हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु। अब आ जाते हैं परपोषी के बारे में। परपोषी पोषण जो होता है ना, ये भी हम पढ़े हैं कि मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे ऐसे भी हैं कि जो क्या करते हैं, दूसरों जीवों के ऊपर या फिर कह सकते हो प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रह के अपना भोजन बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परपोषी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों की मदद से बनाए ना, लिखना तो कोई ज़रूरी है नहीं, समझ लें ऐसे ही कि मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ना बना सके बल्कि दूसरे जीव पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर हों, उनको हम बोलेंगे परपोषी ना, परपोषी जीव। ठीक, इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, परपोषी जीव की श्रेणी अगर देख ले तो इनमें 3 कैटेगरी की गई हैं। एक तो शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। उसके बाद हमारे क्या, परजीवी है, मृत्योपजीवी, देखो अब ऐसा है कि प्लांट तो स्वपोषी था ना, परपोषी जो है दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे परपोषी के अलग प्रकार हैं जिसमें मुख्य रूप से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हमें पता है। तो शाकाहारी क्या करते हैं, शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो केवल घास फूस खाएं। ऐसा होता है क्या, नहीं, मतलब शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो प्लांट
या फिर प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हो। यानी घास फूस तो खाते हैं, सही बात है, लेकिन घास फूस के अलावा प्लांट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, फल हो गया उसका खाना ही है ना। तो प्लांट से रिलेटेड और भी चीज़ें खा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हर्बीवोरस, जिसको शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी क्या होंगे, प्लांट को ईट करेंगे और प्लांट प्रोडक्ट को ना। ठीक है, ये प्लांट ईटर होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट ईटर होते हैं। और दूसरा जो हमारा मांसाहारी है ना, मांसाहारी जीव जो होंगे वो क्या करेंगे, मीट ईटर होंगे। मीट ईटर यानी मांस ही खाएंगे। क्लियर है कि मांसाहारी जीव जो होता है केवल मांस खाता है। तो शाकाहारी जीव क्या हुआ, क्लियर हुआ। मांसाहारी जीव क्या हुआ, वो भी क्लियर हुआ। ये भी क्या होते हैं, मीट ईटर। और मांसाहारी जीवों की क्वालिटी ये है कि उनके केनाइन दांत जो होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, बाकी जीवों की अपेक्षा जो है उनके केनाइन दांत बड़े होते हैं। सर्वाहारी में क्या है कि इस तरीके के जीव है जो मीट के ऊपर भी डिपेंड है, प्लांट के ऊपर भी डिपेंड है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हिरन इसका एग्जाम्पल हो गया, बकरी इसकी एग्जाम्पल हो गई, भैंस गाय, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, बिल्ली वगैरह भी मांसाहारी है, कुत्ता भी मांसाहारी है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो हाई लेवल के मांसाहारी होते हैं, केवल मांस ही खाते हैं, वो मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते। लेकिन कुत्ता वगैरह भी मांसाहारी है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट खा लेता है ना। सर्वाहारी जीव क्या होंगे, दोनों तरीके की गतिविधियों में शामिल होंगे। जैसे मनुष्य उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा कि जो मांस और प्लांट दोनों के ऊपर डिपेंड हो, उसको हम मांसाहारी कहेंगे। परजीवी क्या है, परजीवी मतलब कभी कभी देखते हैं हम जू, जोक, इन सब का नाम सुने हैं ना। तो ये सब क्या है, पैरासाइट्स हैं ना। प्लांट में भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे अमरबेल। तो क्या करता है, पेड़ पौधों को ऐसे पूरा जाल जैसा बना के उसके ऊपर रह के अपना न्यूट्रिएंट गेन कर लिया, फिर प्लांट को धीरे धीरे सुखा देता है। तो परजीवी क्या होता है, पर मतलब ऊपर, जीवी मतलब जीवों के, मतलब परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी जीवों के ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलेंगे परजीवी। तो ये जू वगैरह, खटमल, जोक, ये सब जो हैं ना, ये सब परजीवी हैं। ठीक है, ये सब परजीवी मतलब ये दूसरे जीवों के ऊपर रहेंगे और उनके न्यूट्रिएंट से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेंगे। मतलब न्यूट्रिएंट तुम बना रहे हो, मौजो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के जो जीव होंगे उनको हम परजीवी कहेंगे। अब यहाँ पे है हमारा मृत्योपजीवी। तो मृत्योपजीवी मतलब नाम से पता चल रहा है कि मरे हुए चीज़ों के ऊपर जीवित रहेंगे। मृत्योप मतलब मरे हुए, परजीवी मतलब परजीवी, पता है। मतलब ऐसे जीव जो सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंड हों और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त कर लें, उसको हम बोलेंगे मृत्योपजीवी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारा मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं गांव की भाषा में। उसके बाद हमारा है कौन सा, कीट भक्षी। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दलदली नमी युक्त स्थानों पर उगते हैं और उनमें क्या होता है, उस स्थान पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जीव कीट वगैरह को पकड़ के, उनको मार के, उनसे उनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजन होता है उनको निकाल लेते हैं, बाकी उनके शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में निकल जाते हैं। तो ड्रोसेरा एग्जाम्पल था उसका, ड्रोसेरा हो गया, और भी कई सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, कीटभक्षी हैं। सहजीवी भी इसका एक एग्जाम्पल है। सहजीवी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइकेन। तो मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध बना के जीवन यापन करते हैं। मतलब मैं तुमको कुछ दे दूँ ना, उसके बदले में तुम मेरा कुछ लाभ कर दो। तो मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लेते हैं, और दूसरा प्लांट क्या करता है कि जड़ों के माध्यम से पानी वगैरह प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरीके के भी जीव होते हैं कि जो साथ साथ में जीवन यापन करें, उनको हम बोलेंगे सहजीवी। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे और उन्हीं के माध्यम से अपने भोजन को भी बनाएंगे। तो लाइकेन इसका एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, अब पोषण जो है, यहाँ पे हमको क्लास 10th में सबसे पहले पढ़ना है मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। तो हमको पता है कि मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है ना।
तो मनुष्य में जो जो बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझे हम कि बॉडी ऑर्गन्स में क्या होते हैं। चित्र के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, चित्र शायद वहाँ से समझेंगे तो बेहतर है न, क्योंकि मैं इसको ऐसे छोटे टॉपिक में ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि बेसिक तुमको पता चल जाए। जब किताबें तो पढ़ोगे ही, टीचर पढ़ाएंगे ही, तो उनमें हम बहुत बढ़िया से डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन हमको जानकारी पहले से अगर होगी ये सब चीज़ें होती क्या है, तो वहाँ पर इतना कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है ना ही बहुत टफ है। कक्षा 10 की बायोलॉजी सबसे सरल है ना। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे आते हैं कहाँ कि हमारा मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होगा ना। मनुष्यों में पोषण, तो मनुष्य किस तरीके से न्यूट्रिएंट को लेता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि मनुष्य जब न्यूट्रिशन करता है तो सबसे पहले भोजन को कहाँ पे ले जाएगा, मुख गुहिका में। कुछ अच्छा बन गया क्या, इसका मुंह कुछ ज़्यादा खुला है ना, तो मुंह को थोड़ा सा और बंद ही कर दें, ठीक है। तो ए क्या है, मुख गुहिका, ये नजल कैविटी हो गई इसकी। तो यहाँ पे मुख गुहिका है, भोजन ले आएगा इधर ना, भोजन इधर आएगा। तो हमको पता है कि भोजन जब मनुष्य के मुंह में जाएगा तो सबसे पहले काम किसका आएगा, मुख में सबसे पहले काम किसका आएगा। भोजन अंदर गया तो सबसे पहले आता है दांतों का काम ना। तो हम जानेंगे कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में दांतों की प्रकार करें बात करते हैं अगर, तो मनुष्य में इसमें मेनली 2 टाइप के दांत आएंगे ना। एक होता है टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ मीन्स मिल्क टीथ, मतलब जो चाइल्डहुड अवस्था में आए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको मिल्क टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं उनके दांत गिर जाते हैं ना, उनको दूध के दांत बोले जाते हैं उनको ना। तो उनकी संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 20 होती है। तो संख्या याद रखेंगे, दूध की दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 20 होती है। क्लियर है। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ के गिर जाने के बाद नए टीथ आते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ ना। तो परमानेंट टीथ आया, तो परमानेंट टीथ आया, आने के बाद वो अस्थाई हो गया, मतलब वो गिरेगा नहीं अब वो वही फिर एडल्ट एज के बाद फिर जब वृद्धावस्था में पहुंचता है व्यक्ति तो वो गिर पड़ता है, उसके पहले तो नहीं गिरने वाला। तो इस तरीके से क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो दांतों की संख्या, मतलब उनके लाइफ स्पैन में जो दांत आते हैं 2 बार आते हैं, तो इसलिए मनुष्य क्या है, डायोफोडांट यानी द्विबारदंती है। जीवन काल में 2 बार दांत आ गया तो इसको द्विबारदंती कहा जाता है। तो मनुष्य क्या है, द्विबारदंती है। तो अब इनके वेरिएशन को देखते हुए बताएं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं ना। वो तो टेम्पोररी और परमानेंट थी तो बात की बात है, मतलब वो तो होते हैं, लेकिन इनके हिसाब से अगर हम समझे तो क्या है, दांत 4 प्रकार के हैं। पहला हमारा इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। मतलब हिंदी में समझा रहे हैं तो हिंदी में समझते हैं। एक है कृंतक, दूसरा है रदनक, उसके बाद अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। ये चीज़ें मैं ऐसे शॉर्टली बता रहा हूँ, तुम लोग नोट्स वगैरह लेकर बैठे ही होगे, उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो कृंतक दांत जो होता है, नाम से पता चल रहा है काटने वाला दांत है। तो सबसे अच्छा चीज़ ना, पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, लोकेशन समझ लें। कृंतक दांत काटने का काम करता है, भोजन को काटे, रोटी काटे, चाय के साथ बोर के खाओ, मतलब डुबो के खाओ चाय के साथ। तो कृंतक दांत का काम पहले आया ना, आया ऐसे खींच के काटे। तो काटते समय जितने दांत यूज हैं कृंतक दांत हैं। तो सीधा सीधा समझ लें, हमारे नाक के सामने जितनी भी दांतें आ जाती हैं कृंतक हैं, ठीक है। उसके बाद रदनक, इसको बोलते हैं केनाइंस। रदनक मतलब जो भेड़िए जैसे दांत बगल बगल में होते हैं, मीन्स भेड़िए जैसे नहीं, मनुष्य में कुछ दांत ऐसे होते हैं जो नुकीले होते हैं ना। और नुकीले दांत का काम क्या है, चीरने फाड़ने का। गन्ना वन्ना ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे खींच लेते हैं। तो कौन काम करता है भाई, रदनक काम करता है। रदनक क्या होता है, हमारे आंखों के जस्ट नीचे इसे आ जाए तो पता चल जाएगा रदनक कहाँ है, ठीक है। अग्र चवर्णक और चवर्णक चौभर जिसको बोला जाता है, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं भोजन को। तो बड़ा आसान है समझना ना, कक्षा 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक का काम काटना है, रदनक का काम चिड़ना फाड़ना है, और अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम क्या है, भोजन को चबाना और पीसना। आई होप यहाँ तक तो पता चल गया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हारे बुक में है कि दंत सूत्र क्या है ना। तो दंत सूत्र, मनुष्य में 2 तरीके के दंत सूत्र देखने को मिलेंगे। मतलब एक जो 20 दांतों की संख्या थी बाल्यकाल अवस्था में यानी चाइल्डहुड में, उनका दंत सूत्र अलग है और एडल्ट का दंत सूत्र अलग है। तो बच्चे वाले दंत सूत्र, पहले हमको तो पता है कि ऊपर के जबड़े में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये तीत पाए जाते हैं, और नीचे के जबड़े में भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर तीत पाए जाते हैं ना। तो बच्चों की बात करें तो इसका होगा 2103 अपान 2103 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 ना। ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में इतने इतने दांत हैं। मतलब यहाँ तक अगर हम नाक के इस साइड के पूरे दांत को एक साइड कर ले, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब समझ गए कि इतने हैं दांत ना। 2 दूनी 4, मतलब 4 इंसीजर पाया जाता है कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। 1 दूनी 2, केनाइन कितना है 2 पाया जाता है ऊपर, प्रीमोलर नहीं है, मोलर कितना है 6 पाया जाता है ऊपर, मतलब 6 2 8 4 12, बड़े ज़्यादा हो गए भाई। हाँ, ये कैसे हो सकता है 2103 नहीं 2102 है सर, ठीक है। 2102 अपान 2102, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए, 4 2 6 4 10, 10 दांत ऊपर 10 दांत नीचे, 20 दांत हो गए, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई पूछता है कि चाइल्ड का जो टीथ फार्मूला क्या है, तो 2102 अपान 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। उसके बाद इसी तरीके से एडल्ट का भी हम निकाल लेंगे ना, ICPMM अपान टू ICPMM, तो क्या हो जाएगा 21 23 गुणे 21 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, मतलब 32 दांतों की संख्या किस में पाई जाती है, एडल्ट में। ये दांत गए तो फिर नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ये क्या है टेस्ट फार्मूला। अब मान लो दांत का काम तो खत्म, पता है दांत का काम क्या है ना, दांत नहीं रहेंगे फिर भी चबा ही लेंगे ना। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे ऑर्गन पे जो मुख में ही पाया जाता है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसका है नाम जिह्वा। तो जिह्वा को कुछ इस तरीके से हम चित्र बना दिए, चलो हो गया, पेंसिल वगैरह हो गया, ठीक है। अब जिह्वा का मुख्य कार्य क्या है, स्वाद का अनुभव कराना। तो स्वाद में यहाँ वाले पार्ट से यानी फर्स्ट वाले पार्ट से यहाँ से मीठे का अनुभव होता है ना, और यहाँ नमकीन जैसा अनुभव होगा, यहाँ खट्टे जैसा अनुभव होगा, और यहाँ तीखे जैसा अनुभव होगा। मतलब जीभ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित हैं। स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो स्वाद मतलब यही ना, 3-4 तरीके के स्वाद होते हैं, तीखा, खट्टा, मीठा, कड़वा, यही सब तो होते हैं ना, कि इससे अलग ही स्वाद पाए हो कभी, हाँ मिला होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक, इतना क्लियर कि जीभ, और जीभ देखो बोलने में सहायता करता है, ये भी इम्पोर्टेंट काम है ना। कब से बोले जा रहा हूँ, जीभ का ही है, लगातार ध्यान से देखो, जीभ यही घूम रहा है ना। तो जीभ क्या कर रहा है ना, मतलब घूमने नहीं, मतलब बोलने वगैरह में भी सहायता करता है जीभ। तो जीभ स्वाद कलिकाओं के साथ साथ इसमें क्या है, बोलने में सहायता करना। दूसरा जो है, हमारे मुख में लार पाया जाता है, स्लाइवा जिसको बोलते हैं, तो स्लाइवा को मिलाने का भी कार्य करता है, किससे, भोजन से। तो जीभ घुमा फिरा के भोजन से स्लाइवा को बढ़िया से मिक्स कर देता है। क्लियर, आई होप, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हो गई पूरी कि जीभ का कार्य क्या है ना। अब आ जाते हैं मुख में एक चीज़ और पाई जाती है, लार, और लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, यानी स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है, 3 जोड़ी होता है ना। एक होता है कर्णपूर्ण ग्रंथि ना, एक अधोहन, एक होता है अधोजिह्वा। 3 तरीके के मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं ना। तो मनुष्य एक दिन में लगभग 2 लीटर लार का श्रवण करता है। एक दिन में लगभग इतना बना लेता, भाई ज़्यादा बनाना चाहोगे ज़्यादा खाओ ना, वो तो होता है, लेकिन नॉर्मली सामान्य मनुष्य में इतना बन जाता है ना, जो सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करता है उसके लिए, ठीक है।
तो ये क्या है, सामान्य मनुष्य में एक दिन में 2 लीटर लार बन जाता है। इसका पीएच मान होता है 6.8 एबव। 6.8 एबव मीन्स थोड़ा थोड़ा अम्लीय होता है। तो पता है कि 7 अगर रहेगा पीएच वैल्यू तो उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रल है। 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 के बाद है तो बेसिक नेचर का है। तो मतलब ये अम्लीय है लेकिन बहुत प्रबल नहीं है, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है ना। विच सब्सटेंस टेस्ट इन सॉर कॉल्ड एसिड, बिटर इन टेस्ट बेस ना। तो ये क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं हमारे, ठीक है। और इसमें देखो 2 एंजाइम, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है ना, लार में कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, अधिकांशतः बच्चों में पाया जाता है। बच्चों के मुख में देखते हो लार बहुत आता है, मिट्टी उट्टी खा लेते हैं फिर भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है ना, बढ़िया सा एंटीबॉडी बॉडी में बना देता है, वो जीवाणुओं के खिलाफ जो है वो बढ़िया से फाइट कर लेता है, मतलब उनको मारने काम करता है। तो जीवाणुओं से रक्षा, मतलब डिजीज से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, फाइट वगैरह करके। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य अगर कोई पूछता है तो जीवाणुओं से रक्षा करना नहीं, या बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। दूसरा इसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है ना, इसका भी अपना एक अलग रोल है। जितना भी चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं उसके अधिकांश भाग को ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मुख में ही पचा देता है। टाइलिन एंजाइम मुख में ही पचा देता है, यानी हम कार्बोहाइड्रेट मंड वगैरह कोई भी चीज़ खा रहे हैं शर्करा से रिलेटेड, तो मतलब वो क्या करता है, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में बड़े जल्दी ही सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स में मुख में ही हो जाते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि अंदर जाए बढ़िया से 4-6 घंटे घूमे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से वो मुख में ही थोड़ा बहुत पच जाता है। फिर नीचे भी कुछ एंजाइम्स हैं उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इतना मेहनत किया आगे तक जाओ, ठीक है। मुख में भोजन जाने के बाद आ जाते हैं, एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ओइसोफेगस। उस ओइसोफेगस से क्या होता है, भोजन अंदर जाएगा। तो भोजन अंदर जाता है ना, तो क्या करता है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट में अंदर जाता है भोजन ना, क्रमाकुंचन गति जिसे कहेंगे ना। मतलब ये पाइप ऐसा है कि मतलब तुम खाना खा के अगर उल्टे लटक गए ना तब भी खाना बाहर नहीं आने वाला, वो सीधा ही जाएगा, ऐसा मूवमेंट है इसका ना। नहीं तो अगर सोचो इतना अच्छा होता ना कि हम खाना खाते, पाइप जैसा था, खाना खाते जब मन करता मुख में आ जाता फिर सीधा चले जाते, कितना गंदा लगता भाई, कहाँ अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट करेगा। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट करते हुए फूड को पहुंचा दिया। यहाँ पे डाइजेशन का कोई काम नहीं होता, बस इतना काम है कि जाने दो भाई ना। यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको गलेट बोला जाता है, यानी फूड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट। ये भोजन पहुंच जाता है आमाशय में, जिसको स्टमक कहा जाता है। आमाशय क्या होता है, जे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, चित्र बनाऊंगा बढ़िया समझाऊंगा, परेशान ना होइए ना, पहले समझते हैं खाली क्या है। आमाशय जे शेप का एक स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट होते हैं इसके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग होते हैं आमाशय के ना। तो आमाशय में भोजन जो है काफ़ी समय तक रहता है, वहाँ पे भोजन की लुगदी बनाई जाती है, ठीक है। लगभग 2-4 घंटे रहने के बाद भोजन बड़े अच्छे से वहाँ पे घूम फिर के कई विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 भाग होते हैं आमाशय के, ये याद रखेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब यहाँ पे जैसे एक एंजाइम है, एंजाइम क्या अम्ल है मान लो, या सीएल, ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। अगर भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर ही गया तो उसको मार क्यों ना डाले ना। अम्ल है मतलब एसिडिक नेचर का है, इसकी पीएच वैल्यू भी हाई है तो मारेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें पाया जाता है रेनिन, उसके बाद है जठर लाइपेज, इसमें पाया जाता है काइमोट्रिप्सिन ना। अब एस का काम अगर पहले समझ लो तो एस क्या करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़िया से काम कर जाता है। मतलब भोजन के साथ अगर कोई हैवी मटेरियल चला है बैक्टीरिया के रूप में जो तुमको बीमार कर सकता है, उससे करेगा तुम्हारा मदद। रेनिन,
ये दूध के प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब बात आती है दूध के प्रोटीन को क्यों। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है केसिन ना। तो मिल्क प्रोटीन यानी दुग्ध प्रोटीन को कहा जाता है केसिन। अब ये जो है ना रेनिन इस केसिन को पैराकेसिनेट में बदल देगा। मैंने बताया कि हार्डेस्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं बॉडी में आने के बाद वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, सॉफ्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेनिन दुग्ध प्रोटीन जो है रेनिन किस में बदल दिया, केसिन में। सॉरी, दुग्ध प्रोटीन क्या है, केसिन है, और रेनिन किस में बदल दिया, पैराकेसिनेट में बदल दिया। जठर लाइपेज फैट से रिलेटेड, जैसे दूध वगैरह खाते हैं, मक्खन वक्खन, तो फैट मिलता है उसमें ना, उसको पचाने का काम हमारा कौन करेगा, जठर लाइपेज करेगा। काइमोट्रिप्सिन क्या होता है ना, ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है हमारे बॉडी में, लेकिन ये जब HCl से कनेक्ट कर जाएगा, काइमोट्रिप्सिन HCl से कनेक्ट कर जाएगा और ये HCl क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो मिला जुला के ये रेनिन वगैरह खासतौर से बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। एडल्ट एज में आने के बाद रेनिन का कुछ ऐसा काम नहीं बचता, तो बाकी सारे काम प्रोटीन को पचाने के बाद दूध प्रोटीन को भी बाद में ये जो हमारा पेप्सिन है ना, पेप्सिन ही पचा देता है। ये क्या है, ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कैसे बना, काइमोट्रिप्सिन इससे कनेक्ट हुआ, मतलब क्रिया कर लिया, क्रिया करने के बाद इसमें आ गया, ए डीएक्टिव है, इसमें इससे क्रिया करने के बाद ए बनाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो यही प्रोसेस में हेल्प करता है। तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो इसके आगे भी पढ़ाएंगे, जैसे भी समय मिलेगा उस टाइम हम इसके आगे का वीडियो अपलोड कर देंगे विथ फिगर ना। अभी समझाना मेरा ध्येय था, मतलब कि किसी तरीके से किसी मेरे ध्येय से तुम समझ सको, उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें इसमें बढ़िया से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।